हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 7th चैप्टर और आज है बच्चों लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम भिन्न भिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परपथों की बात करेंगे। जैसे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा परपथ में कई प्रकार के अवयव यूज़ किए जाएंगे, जैसे कुंडली, एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व L है, एक प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R है, एक संधारित्र जिसकी धारिता C है। ये अवयव प्रत्यावर्ती धारा परपथों में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो इनके कॉम्बिनेशंस के आधार पर हम भिन्न भिन्न प्रकार के परपथ पढ़ेंगे। जैसे ऐसा परपथ जिसमें केवल कुंडली जुड़ी हो, ऐसा परपथ जिसमें केवल प्रतिरोध जुड़ा हो, ऐसा परपथ जिसमें केवल संधारित्र जुड़ा हो, ऐसा परपथ जिसमें L और R दोनों हों, ऐसा परपथ जिसमें R और C दोनों हों, ऐसा परपथ जिसमें L और C दोनों हों, ऐसा परपथ जिसमें हमने ये तीनों अवयव जोड़ दिए हों L, R, C। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे प्रत्यावर्ती धारा परपथ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो अलग अलग करके इनको समझते चलेंगे। अलग अलग परपथों में हमें अलग अलग प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे बच्चों। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ AC सर्किट्स। तो पहला हम पढ़ते हैं बच्चों, जब परपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, यानी केवल प्रतिरोध ही जुड़ा है। जब परपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध है, यानी केवल प्रतिरोध है बच्चों, प्रतिरोध के अलावा और कोई अवयव नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? वोल्टेज और धारा के साथ ये सब बातें सीखनी है। यानी व्हेन द सर्किट कंटेन्स ओनली प्योर रेसिस्टेंस, उस समय की बात कर रहे हैं बच्चों। तो देखो परपथ में हमने क्या जोड़ा है? एक प्रतिरोध, और क्या जोड़ेंगे बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को ऐसे दिखाते हैं बच्चों, और दिष्ट धारा के लिए हम सेल ऐसे दिखाते थे, प्लस और माइनस। यहाँ प्रत्यावर्ती धारा क्योंकि वेरिएबल है, प्रत्यावर्ती धारा आवर्ती रूप से बदल रही है, इसलिए यहाँ धारा की दिशा तो एक फिक्स होगी नहीं, कभी इधर को बहेगी, कभी इधर को बहेगी, कभी वायर में ऐसे जा रही होगी, कभी वायर में ऐसे आ रही होगी। ये प्रतिरोध R और ये सर्किट हुआ कंप्लीट। ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जिसका वोल्टेज किससे दिखाया गया है? V0 sin ओमेगा t से। तो बच्चों जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है वो कितना है? V बराबर V0 sin ओमेगा t है इस परपथ में। ठीक, अब इसमें जो बहने वाली धारा होगी उसका मान हम निकालना चाहते हैं। तो ओम के नियम से I बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? V/R हो जाएगा। तो I बराबर V की वैल्यू ये पुट करेंगे, V0 sin ओमेगा t अपॉन R। तो I बराबर V0/R और sin ओमेगा t। अब यहाँ देखें, I बराबर था V/R, ये इंस्टेंटेनियस करंट मिलेगी इससे। तो V0/R क्या हुआ बच्चों? V0 है वोल्टेज का महत्तम मान, उस समय धारा भी महत्तम होगी, क्योंकि जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा विभव है बच्चों वो इस तरीके से ही तो वेरिएट हो रहा है वोल्टेज। तो जब वोल्टेज जीरो, करंट जीरो, जब वोल्टेज मैक्सिमम V0 हो गया तो करंट भी I0 हो गई। तो वो करंट का आयाम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो ये हो गया I0 sin ओमेगा t। ये करंट की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ बच्चों हम इन परपथों में दोनों के बीच फेस रिलेशनशिप क्या है वो बात भी हम यहाँ पर देख के चला करेंगे। तो करंट इतनी हो गई, ये आयाम हो गया बच्चों, ये तो जानते ही हैं, वेयर I0 इक्वल्स टू V0/R। इससे हम इंस्टेंटेनियस करंट पता कर सकते हैं, किसी भी टाइम t पर तात्क्षणिक धारा का मान। कि t बराबर 2 सेकंड पर कितना है, 4 सेकंड पर कितना है, तो इससे डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी, लेकिन पीक वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, फिक्स है। तो बच्चों यहाँ फेस की बात करेंगे
तो फेस क्या होता है यानी कला, इसको और समझें। ये हर एक परपथ में बात करेंगे इसकी, तो आपको ध्यान से समझना है फेस क्या है। यानी बच्चों जो यहाँ पर साइन के आगे जो कोणांक है वो एक तरीके से फेस है। तो यहाँ साइन के आगे कितना है ओमेगा टी, यहाँ साइन के आगे कितना है ओमेगा टी। यानी धारा और वोल्टेज दोनों सेम फेस में हो गए, एक ही कला में हो गए। फेस से तात्पर्य ये हुआ कि जिस क्षण V मैक्सिमम होगा उसी क्षण I भी मैक्सिमम होगी। यानी दोनों के ग्राफ साथ साथ तरीके से चल रहे होंगे। जैसे मैं यहाँ समझाता हूँ बच्चों कि जैसे ये मैंने बना दिया और भी होगी आगे वोल्टेज का ग्राफ। तो बच्चों यानी ये वोल्टेज का ग्राफ है, इसकी इक्वेशन क्या होगी इस कर्व की, V = V0 sin ओमेगा टी। तो जिस समय ये मैक्सिमम हुआ है उस समय करंट भी मैक्सिमम होगी, जिस समय ये जीरो होगा उसी समय करंट भी जीरो होगी, जिस समय इसका नेगेटिव मैक्सिमम होगा, नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसी समय करंट की भी होगी। यानी अगर करंट का ग्राफ देखें बच्चों तो वो भी वैल्यू अलग होंगी लेकिन साथ साथ चल रहे हैं दोनों करंट और। तो ये वोल्टेज की और ये ग्राफ करंट की, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी की। तो एक साथ चल रहे हैं यानी समान कला में हैं बच्चों। यहाँ समझ रहे हैं आप 0t, क्योंकि यहाँ फेस सेम है ना दोनों की। यहाँ जिस टाइम के रेस्पेक्ट में जैसे करंट चेंज होगी वैसे ही वोल्टेज चेंज होगा, क्योंकि साइन का कोणांक यहाँ ओमेगा टी और यहाँ भी ओमेगा टी। तो यानी फेस में कोई डिफरेंस ही नहीं है। कलांतर कितना है बच्चों 0। तो जब परपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध होता है तो V और I के बीच कलांतर 0 होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इस कंडीशन में V व I के बीच कोई कलांतर नहीं है, कलांतर 0 है बच्चों, 0 है। तो बच्चों एक आता है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या होता है, यानी कलांतर नहीं है। तो अभी जब आगे अगला सर्किट पढ़ेंगे तब बात और क्लियर हो जाएगी। फेजर डायग्राम जैसे अगर मैं इस एक्सिस पर I ले लूँ तो इसी डायरेक्शन में V होगा क्योंकि कलांतर नहीं है। तो I और V बच्चों एक ही डायरेक्शन में होंगे, यानी कलांतर कितना हो गया 0 हो गया। बात समझ गए? तो बात क्लियर हो गई होगी। तो धारा और विभव के बीच कोई कलांतर नहीं है। इसको बच्चों फेजर डायग्राम कह देते हैं। क्या कहते हैं? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम भी बोल देते हैं। वैसे ये अदिश राशियां हैं, धारा भी अदिश राशि है, विभवांतर भी अदिश राशि है, लेकिन उनकी कला का रिलेशन दिखाने के लिए हम यहाँ पर एक वेक्टर से निरूपित कर रहे हैं। तो इसलिए वेक्टर कहना ज़्यादा अच्छा नहीं है, एक तरीके से फेज को निरूपित करना चाह रहे हैं, इसलिए उसको फेजर डायग्राम बोलना ज़्यादा उचित रहता है। मतलब वेक्टर डायग्राम कहेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा उचित क्या है फेजर डायग्राम, क्योंकि यहाँ हम जो वेक्टर बना भी रहे हैं तो वो फेज उनके जो कला है उनकी सिचुएशन देखने के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए इसको फेजर डायग्राम आप बोला करें। तो बच्चों ये रहा फेजर डायग्राम और ये मैंने उनके कर्व खींच करके, साइनोसॉइडल कर्व हैं दोनों के, वोल्टेज और करंट के, तो यहाँ साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कोई कलांतर नहीं। तो बच्चों ये कब है? जब परपथ में केवल प्रतिरोध है। अब बच्चों हम परपथ में एक कुंडली जोड़ेंगे तब आप देखेंगे, तब कलांतर आएगा, तब वो साथ साथ नहीं होंगे। तो आपको इन परपथों का जो कलांतर है I और V के बीच, वो विशेष रूप से ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जिससे आगे के सर्किट समझने में आसानी हो। तो बच्चों इसको नोट करें, फिर आगे चलेंगे सेकंड सर्किट पर। तो बच्चों अब चलते हैं सेकंड सर्किट पर। जब परपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व है, तो बच्चों जब शुद्ध प्रेरकत्व है इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने कुंडली जोड़ी है, क्योंकि प्रेरकत्व कुंडली का होता है। तो अब परपथ में प्रतिरोध के स्थान पर बच्चों एक कुंडली हमने जोड़ दी
जिसका स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व L है। ठीक है, यानी when circuit contains pure inductance L only, केवल प्रेरकत्व है। और बच्चों इस परपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ेंगे जो कि इसका वोल्टेज V = V0 साइन सोर्स वोल्टेज एक्सप्रेस किया गया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट की तरह, V = V0 साइन ओमेगा t। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जब इसमें प्रत्यावर्ती धारा बहेगी तो कुंडली में धारा बहेगी और प्रत्यावर्ती धारा लगातार बदलती है। तो कुंडली से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है कुंडली में, इस धारा के कारण वो भी लगातार बदलेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र के लगातार बदलने से क्या होगा बच्चों, इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी लगातार बदलेगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अगर इस परपथ में धारा परिवर्तन की दर बच्चों अगर di/dt है तो इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा -L di/dt। बात समझ गए ना, जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा क्योंकि वो विरोध करता है उस कारण का जिससे वह उत्पन्न हुआ है। तो इतना वोल्टेज और उत्पन्न हो गया और सोर्स वोल्टेज ये था ही बच्चों V = V0 साइन ओमेगा t। तो परपथ का नेट वोल्टेज कितना हो गया, कितना हो गया बच्चों, V तो था ही और -L di/dt, इतना वोल्टेज है। अब बच्चों हमने ऊपर लिखा है जब परपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व है यानी L है। अब बच्चों यहाँ R नहीं है। वैसे होगा क्या बच्चों, प्रैक्टिकली क्या होगा कि जब ये कुंडली बनाई जाएगी तो किसी न किसी तार की बनाई होगी, उस तार का कुछ न कुछ तो प्रतिरोध होगा। तो हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि केवल शुद्ध प्रेरकत्व है, ये बात थोड़ा हम प्रैक्टिकली नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ तो होता है। लेकिन हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि वो नगण्य है, L के सापेक्ष प्रतिरोध जो है नगण्य है, शून्य मान के चल रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में बच्चों ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ हम एक आदर्श कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं कि इसका ये मान के चल रहे हैं कि अगर इसमें प्रतिरोध है भी तो L की तुलना में बहुत कम है या नगण्य है प्रतिरोध, तो हम R नहीं मान रहे हैं। तो जब R है ही नहीं बच्चों तो ओम का नियम लगाएंगे। तो ओम के नियम से V = IR होता है। तो यहाँ V वोल्टेज कितना है, V - L di/dt इतना है बराबर IR होगा बच्चों। तो I × 0 बराबर 0, क्योंकि R है ही नहीं। V बराबर IR से देखें और R 0 रखें तो V 0 हो गया ना, तो ये 0 के बराबर हो गया बच्चों। V बराबर IR ही लगाया है मैंने, तो एक तरीके से ये 0 हो गया। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि V - L di/dt। चलो फिर दोबारा एक नए सिरे से लिख लेते हैं। तो इस टर्म को मैं उधर पहुँचा दूँ तो हम ये कह सकते हैं कि L di/dt बराबर V। क्लियर। हम ये भी कह सकते हैं कि di/dt बराबर V/L, या V की वैल्यू पुट कर देता हूँ V0 साइन ओमेगा t अपॉन ये वाला L ले आया मैं नीचे। देखो ये L आ गया नीचे और V की वैल्यू मैंने यहाँ से ये पुट कर दी तो di/dt आ गया। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि di = V0 साइन ओमेगा t अपॉन L dt। अब मैं समाकलन कर दूं दोनों ओर, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड वी गेट क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर देखें इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दैट इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी आई बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल डी टी। तो अब देखें डी आई का इंटीग्रेशन आई हो गया और वी नॉट अपॉन एल कॉन्स्टेंट है, साइन ओमेगा टी का करोगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा हो जाएगा। तो आई बराबर एक तरीके से हो गया वी नॉट अपॉन एल ओमेगा कॉस और माइनस कॉस ओमेगा टी। बात समझना बच्चों, ठीक है ना। तो देखें बी नॉट अपॉन एल ओमेगा, अगर हम इस शेप से इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करने की कोशिश करें, चलो इसको हम साइन में कन्वर्ट करते हैं तो आई बराबर इसको हम लिख सकते हैं बच्चों वी नॉट अपॉन एल ओमेगा साइन, इस माइनस कॉस ओमेगा टी को हम बदलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 को सोल्व करोगे तो इतना आएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे पहले तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। और फिर अंदर रह जाएगा, इसको ये समझ रहे होंगे आप, मैं यहाँ करके दिखाऊं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ साइन ओमेगा टी माइनस 90 है, तो पहले माइनस कॉमन लोगे तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, और साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी बराबर कॉस ओमेगा टी, और माइनस को आई गया। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखें इसको यहाँ से अगर मैं मिलाऊँ तो ये एक तरीके से आई नॉट हो गया, क्योंकि यहाँ जो आता है साइन फंक्शन से पहले वो एम्पलीट्यूड आता है। तो ये इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है बच्चों, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ देखें अब कला में अंतर आ गया। देखिए वोल्टेज में फेज थी, साइन के आगे ओमेगा टी था, यहाँ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, यानी करंट इससे पाई बाई 2 पीछे है कला में, जिसे कहते हैं पाई बाई 2 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन पश्चिमगामी हो गई, या 90 डिग्री पश्चिमगामी हो गई, पीछे है, माइनस आ रहा है। अब साथ साथ नहीं चल रहे हैं वोल्टेज और करंट, साथ साथ वेरिएट नहीं हो रहे हैं। जब एक मैक्सिमम हो रहा है तो दूसरा मिनिमम हो रहा है, आगे पीछे हैं, पाई बाई 2 का फेस डिफरेंस आ गया, कलांतर आ गया बच्चों। यहाँ की बात करते हैं वेयर आई नोट, इसकी जगह हमने आई नोट लिखा है, ये हटा दूँ मैं, चलो अभी कुछ नहीं हटा रहा। आई नोट बराबर कितना लिखा है बच्चों मैंने, वी नोट अपॉन एल ओमेगा। ओम के नियम में आपने देखा था, अभी जब परपथ में हमने शुद्ध प्रतिरोध जोड़ा था तो आई नोट बराबर वी नोट अपॉन आर लिखा था बच्चों, और यहाँ आ गया एल ओमेगा। एल ओमेगा एक तरीके से इस कुंडली के लिए, इस परपथ के लिए प्रतिरोध का काम कर रहा है बच्चों, लेकिन यहाँ प्रतिरोध है नहीं, तो कार्य प्रतिरोध का ही कर रहा है। प्रतिरोध का कार्य क्या है कि धारा के मार्ग में रुकावट डालना, तो ये भी इस परपथ के लिए धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाला फैक्टर हो गया एल ओमेगा, जिसको हम आर तो कहेंगे नहीं, क्योंकि आर तो प्रतिरोधक का होता है, ये कुंडली है, तो यहाँ इसको नया नाम देंगे, इसको कहेंगे एक्स एल। आई नोट बराबर वी नोट अपॉन एक्स एल, और एक्स एल कहलाएगा बच्चों, यहाँ प्रतिरोध न कह के इस एक्स एल को कहेंगे प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात नाम देंगे। काम ये वही करेगा जो प्रतिरोध कर रहा है। तो प्रेरण प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है तो इसका मात्रक भी ओम होगा, इसका मात्रक ओम, क्योंकि काम वही है, नाम बदल गया। ये कुंडली के लिए एक तरीके से प्रतिरोध है, तो कुंडली वाले परपथ की रुकावट पूछी जाए तो उसका नाम प्रेरण प्रतिघात। इस सर्किट में वो प्रतिरोध की तरह व्यवहार कर रहा है, और इसकी वैल्यू है कितनी बच्चों, एक्सएल की, एक्सएल बराबर है कितना, एल ओमेगा। तो प्रेरकत्व यानी कुंडली जब परपथ में होती है
तो उसका प्रतिरोध XL से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको नाम दिया जाता है प्रेरण प्रत्याघात। और वो डिपेंड करता है उस कुंडली के प्रेरकत्व पर और उसमें बहने वाली जो धारा है उसकी कोणीय आवृत्ति पर, जो तुमने सोर्स वोल्टेज लगाया है उसकी आवृत्ति पर। तो एक तरीके से बच्चों जैसे वहाँ I0 बराबर V0 बटे R होता था, अब जनरल वैल्यू निकालना चाहें I बराबर, तो I बराबर V अपॉन XL होगा। यहाँ जैसे हम जनरल बात करें, जैसे हम प्रतिरोध के केस में थोड़ी देर बाद बता देंगे, यहीं बता देता हूँ। जब प्रतिरोध होता है, जब R होता है सर्किट में प्रतिरोध, तो हम कह देते हैं V बराबर IR। जब परपथ में प्रेरकत्व तो L होगा बच्चों, तो हम कहेंगे V बराबर IXL। R के स्थान पर XL कहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अब हम कला की बात कर रहे हैं, तो यहाँ धारा वोल्टेज से π/2 पश्चगामी हो गई, पश्चगामी लेग बिहाइंड पीछे हो गई। तो बच्चों पहले इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं सर्किट डायग्राम फेजर डायग्राम बनाता हूँ इसका। हाँ तो बच्चों अभी हमने देखा कि जब परपथ में केवल प्रेरकत्व था तो I कितना आया, अभी हमने निकाला I0 साइन ओमेगा t माइनस π/2। तो यहाँ से ये स्पष्ट है बच्चों कि धारा इस परपथ में, ये कंडीशन कब है, जब L लगा है परपथ में। अभी मैंने यहाँ बनाया था बच्चों ऐसे, जब परपथ में ये प्रत्यावर्ती स्रोत और जब परपथ में केवल प्रेरकत्व है, उस केस में तब जो धारा होगी, धारा I वोल्टेज V से कला में π/2 कह लें या 90 कह लें बच्चों, एक ही बात है, 90 डिग्री कह लें या π/2 रेडियन कह लें, कला में 90 डिग्री पश्चगामी होगी। इस बात को दूसरे तरीके से भी कह सकता हूं बच्चों में कि धारा I पीछे है, वोल्टेज आगे है 90 डिग्री, तो हम ये भी तो कह सकते हैं भाई धारा I पीछे है, वोल्टेज आगे है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे है। जैसे मैं ये कहूँ कि बाई x के आगे है, बाई x के आगे है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि x बाई से पीछे है, एक ही बात है। तो इसका अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं बच्चों, तो अगर मैं इस एक्सिस पर v लूँ तो धारा यहाँ लेनी होगी, 90 डिग्री पश्चगामी है यानी π/2 रेडियन पीछे है, तो ऐसे। इसी बात को बच्चों अगर मैं I यहाँ ले लूँ, ऐसे घुमा दूँ इस चीज़ को ऐसे करके, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो बना सकता हूँ कि I मैंने अगर यहाँ लिया है तो V, ये ऐसे भी तो बना सकता हूँ, ठीक है। तो अब कौन सा याद रखें, तो बच्चों आप ये वाला याद रखें, वैसे याद तो दोनों रखें लेकिन हम इसका उपयोग ज़्यादा करेंगे। धारा इधर लेके चलेंगे, वोल्टेज जिधर आएगा उसकी बात उधर करेंगे। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि वोल्टेज V धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी है। एक ही बात है, क्योंकि I में π/2 पीछे हो रहा है बच्चों। अगर हम इक्वेशन I की ऐसे लिख लेते, I0 साइन ओमेगा t माइनस की जगह π/2 लिखी होती केवल, अगर I हम ये मान के चलें तो V कितना हो जाएगा बच्चों, V0 साइन ओमेगा t प्लस π/2। ये दोनों एक सी ही बातें हैं कि यहाँ हम ये दिखा रहे हैं कि वोल्टेज 90 डिग्री आगे है, यहाँ ये दिखा रहे हैं करंट 90 डिग्री पीछे है, तो दोनों एक ही बात को बता रहे हैं, कहने का तरीका अलग है, चाहे ऐसे कह लो चाहे ऐसे कह लो।
अब बच्चों मैं ये दिखाना चाह रहा था, तो आप विशेष रूप से धारा को यहाँ ले करके, मैं आगे के जो सर्किट्स पढ़ाऊंगा उसमें धारा मैं यहाँ लिया करूँगा, तो एक से लेके चलेंगे तो सुविधा रहेगी आगे समझने में। आप ये देखें कि वोल्टेज धारा से अग्रगामी है या पश्चगामी है, तो जब सर्किट में बच्चों केवल शुद्ध प्रेरकत्व होता है तो हम ये कहेंगे कि वोल्टेज V धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। यही बात आपको दिमाग में रखनी है, तभी आगे के सर्किट्स समझ में आएंगे। तो जो अग्रगामी पश्चगामी का चक्कर है बच्चों, वो यहाँ से समझ सकते हैं। अगर मैं ग्राफ बनाऊँ I और B के, तो यहाँ देखें, छोटे से बना दूँ क्योंकि इधर मैंने ये बना दिया है। अगर मैं वोल्टेज का ग्राफ खींचता हूँ बच्चों यहाँ पर, तो वोल्टेज का ग्राफ ये आता है, ठीक, क्योंकि t बराबर 0 पर V 0 मिलेगा, और t बराबर जब t/2 रखूँगा तो मैक्सिमम मिलेगा। ये V नोट है, ये वोल्टेज का ग्राफ है, V बराबर V नोट साइन ओमेगा t का। अब यहाँ जब t बराबर मेरा 0, अगर मैं t बराबर 0 रखता हूँ तो साइन 0 नहीं है यहाँ। t बराबर 0 पर बच्चों साइन यहाँ -π/2 बचा, और साइन -π/2 की वैल्यू -1, तो -I0 यानी मैक्सिमम, ये यहाँ मैक्सिमम हो गई करंट, वो यहाँ, और वो ऐसे चलेगी। तो अब जब ये मैक्सिमम होगा तब वो शून्य होगी, और जब ये शून्य होगा तब वो मैक्सिमम होगी, इस तरीके से होगी। आगे पीछे हो गए बच्चों, अब ये साथ साथ नहीं है ग्राफ। जब ये मैक्सिमम हुआ तब ये शून्य, और जब ये शून्य था तब ये मैक्सिमम, इस तरीके से ये I का ग्राफ है। तो ये यहाँ -π/2, तो ये पीछे है करंट -π/2 वोल्टेज से, इस तरीके से यहाँ बना सकते हैं। ऐसे यहाँ बना सकते हैं, यहाँ वोल्टेज ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा 0 पर। यहाँ पर अगर बनाऊँ मैं ये बताना चाह रहा था कलांतर क्या है। देखो R के केस में दोनों साथ साथ थे, जहाँ ये मैक्सिमम वहाँ धारा मैक्सिमम, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर, यहाँ अगर करंट की इक्वेशन अगर हम ये लें, ये करंट है, ये क्या है I, तो वोल्टेज जो है 0 पर मैक्सिमम होगा, क्योंकि 0 करेंगे तो साइन π/2 1, और 1 का गुणा V नोट में तो V नोट, तो वो यहाँ से चलेगा ऐसे, ठीक, ऐसे। तो आगे पीछे हो गए बच्चों, तो कलांतर है, साथ साथ नहीं चल रहे, तो यही कलांतर होता है, यही बात बताने की थी। तो यहाँ पर आपने सीखा बच्चों कि प्रेरण प्रत्याघात क्या था, कि जो कुंडली लगी होती है तब परपथ में प्रतिरोध कितना होता है, जिसको हम प्रेरण प्रत्याघात कहते हैं, XL बराबर L ओमेगा। अब हम एक सर्किट और पढ़ लेते हैं बच्चों आज, जब परपथ में केवल शुद्ध धारिता है, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों अब हम तीसरा सर्किट पढ़ रहे हैं, जब परपथ में केवल शुद्ध धारिता C है, that is when circuit contains pure capacitance C only, तो देखें, यानी परपथ में हमने क्या जोड़ रखा है, एक संधारित्र जिसकी धारिता बच्चों C है, और ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V = V नोट साइन ओमेगा t। तो जो स्रोत है, किसी भी क्षण उसकी जो वोल्टेज है उसकी इक्वेशन है V = V नोट साइन ओमेगा t। तो जब बच्चों किसी टाइम पर जब वोल्टेज इतना है उस टाइम पर, अब देखो जब ये संधारित्र चार्ज हुआ होगा तो उस समय मान लो इस पर Q चार्ज है किसी टाइम t पर, जिस समय t टाइम पर वोल्टेज उतना है उस समय इस पर Q चार्ज हो बच्चों, तो Q बराबर VC हो जाएगा। किसी टाइम t पर वोल्टेज इतना है तो उस टाइम उसमें जो चार्ज जो आवेशित होगा संधारित्र, उस समय उस पर चार्ज Q बराबर VC होगा। तो Q बराबर V की वैल्यू इतनी होगी V नोट साइन ओमेगा t इंटू C में यहाँ लिख दूँ तो Q बराबर CV नोट साइन ओमेगा t। तो देखें
अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें, यानी डी क्यू ओवर डी टी। तो डी क्यू ओवर डी टी कोस टू कितना हो जाएगा, सी कॉन्स्टेंट, वी नोट ये कॉन्स्टेंट साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है बच्चों, आई। तो आई बराबर बी नोट इंटू ओमेगा सी। कॉस ओमेगा टी को साइन के पदों में लिखें तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर देखें, ये आना चाहिए आई नोट, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी टाइप की इक्वेशन आ रही है बच्चों। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वी नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। इस ओमेगा सी को हम नीचे लाएंगे तो 1 अपॉन होगा, और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ देखिए ये आई नोट हो गया, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखें, वी है वी नोट साइन ओमेगा टी, आई है आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी अब धारा वोल्टेज से पाई बाई 2 कला में आगे हो गई, अग्रगामी हो गई, इससे पीछे पश्चिमगामी थी। या ये कह सकते हैं कि वोल्टेज इससे पाई बाई 2 धारा से पीछे हो गया, एक ही बात है, इनसे स्पष्ट हो रहा है। लेकिन उससे पहले हम इस टर्म के बारे में बता दें बच्चों कि यहाँ ये बात आ रही है कि आई नोट बराबर वी नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। अब देखें, अभी मैंने बताया था कि ओम जब प्रतिरोध होता है तो आई नोट हमने वी नोट बटे आर बताया था। तो यहाँ पर जो काम प्रतिरोध कर रहा है वही काम यहाँ पर 1 अपॉन ओमेगा सी कर रहा है जब परपथ में हमने संधारित्र जोड़ा है बच्चों। तो ये एक तरीके से प्रतिरोध का कार्य कर रहा है, जिसको हम नया नाम देंगे एक्स सी। ठीक है, क्या हो गया, एक्स सी, और एक्स सी हुआ कितना, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये वही काम कर रहा है जो प्रतिरोध करता है, यानी जब संधारित्र लगा होगा तो धारा के मार्ग में इतनी रुकावट होगी, वो डिपेंड करेगी उस संधारित्र की धारिता कितनी है और उस सोर्स की कोणीय आवृत्ति कितनी है। इसका मात्रक भी बच्चों ओम होगा, क्योंकि ये प्रतिरोध का ही कार्य कर रहा है। तो इसको अब प्रतिरोध न कह के नया नाम देंगे धारितीय प्रत्याघात। पीछे क्या दिया था, प्रेरण प्रत्याघात, यहाँ धारितीय प्रत्याघात, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये बात कंप्लीट हुई। तो यानी जैसे हम ओम के केस में B बराबर आई आर, जब प्रतिरोध के केस में B बराबर आई लिखते थे, ये था प्रतिरोध के केस में। और C के केस में क्या लिखेंगे, जब परपथ में C लगा होगा तो V बराबर आई एक्स सी, यानी R इज रिप्लेस्ड बाई एक्स सी। ठीक है, जब परपथ में R है तो ये इक्वेशन और C है तो ये इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या देखा कि धारा, यहाँ समीकरण 1 और 2 से क्या स्पष्ट है कि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है। ठीक है ना, यानी अगर हमने वोल्टेज ये लिया है तो धारा 90 डिग्री अग्रगामी, ये धारा होगी। इस बात को हम ये भी कह सकते हैं कि धारा से वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है, यानी अगर मैं यहाँ धारा लूँ तो वोल्टेज 90 डिग्री पश्चिमगामी, एक ही बात है। लेकिन आप इसको ध्यान रखें, मैंने कहा था कि मैं आई को इस एक्सिस पर लेके चला करूँगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, शॉर्ट में लिख दूँ, आई वी से कला में, यानी साथ साथ नहीं चल रहे बच्चों, पीछे मैंने ग्राफ बनाए थे वैसे यहाँ पर आई वी से कला में 90 डिग्री अग्रगामी। कब, जब संधारित्र लगा होगा। और इस बात को कैसे कहेंगे कि V आई से, यानी वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री पश्चिमगामी। दोनों बातें एक ही बात को बता रही हैं। 1 मिनट बेटा, चेयर हटा दें। लेकिन आपको कौन सी याद रखनी है,
मतलब आप इस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि मैं इसका ही आगे के सर्किट्स में इस्तेमाल करूँगा कि अगर परपथ में संधारित्र लगा है तो वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होता है। मैंने संक्षेप में लिखा है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो आज बच्चों हमने फंडामेंटल सर्किट्स पढ़ लिए कि जब परपथ में केवल R जुड़ा है, जब परपथ में केवल C जुड़ा है, जब परपथ में केवल L जुड़ा है। अब हम इनको मिला करके परपथ बनाएंगे, लेकिन ये तीनों परपथ जब आप सीख लेंगे, ये एक तरीके से फंडामेंटल हो गया। इन्हीं बातों का आगे इस्तेमाल करेंगे कि कौन किससे कला में कहाँ अग्रगामी पश्चगामी, ये चीज़ याद करके आइएगा, तब आगे के सर्किट समझ में आएंगे। तो कल हम क्या करेंगे, जैसे R और C को लगा देंगे सर्किट में, L और C को लगा देंगे, L और R को लगाएंगे, L C R तीनों को लगाएंगे, तब कला में क्या चेंजिंग आती है V और I के बीच, वो भी एक इंटरेस्ट का टॉपिक है बच्चों। आपके मन में जिज्ञासा रहेगी कि आगे के सर्किट्स में क्या क्या होने जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं कल बाकी के सर्किट्स के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।